हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप आप सब लोग वीडियोस देख रहे होंगे। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। लास्ट वीडियो जो हमने की थी क्लास 10th की, उसमें हम लोगों ने अपना चैप्टर कवर किया था मैनेजमेंट ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्स का हाफ पार्ट, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट। ठीक है, आज हमें जो टॉपिक करना है दैट इज़ वाटरफॉल ऑल। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि वाटर जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है। ठीक है, और वाटर जो है वो बेसिक नीड है हमारी सोसाइटी की, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, बाथिंग के लिए हो, वॉशिंग के लिए हो, इरिगेशन के लिए हो, किसी के भी लिए हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर वाटर हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 70%। ठीक है, यानी कि टोटल वाटर जो अवेलेबल है हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो 70% नीड है अप्रॉक्सीमेटली वाटर की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्रीज़ को जो है अप्रॉक्सीमेटली 26% वाटर की नीड होती है। ठीक है, और डे बाय डे जो वाटर है वो उसकी जो डिमांड है वो पर पर्सन लगा लें, या फिर हम लोग अगर नीड अबाउट बात करें कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी डे बाय डे वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, हमारी जो वाटर है उसका मेन सोर्स क्या है? अवेलेबिलिटी का मेन सोर्स क्या हो गया हमारे लिए? रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है हमारा, या जो अदर वाटर रिजर्वायर हैं उनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर इतना एक्सेस ऑफ वाटर है बट स्टिल इट इज़ नॉट यूजेबल। रीज़न क्या है? कि जो वाटर है वो सेलाइन है। हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर कैसा है हमारा? सॉल्टी वाटर है। ठीक है, सॉल्टी वाटर है, इसका मतलब कि जो सॉल्ट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन क्या है इसके अंदर? हाई है। और अगर सॉल्टी वाटर होता है तो ये नॉन पोर्टेबल, यानी कि इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल। ठीक है, ड्रिंकेबल नहीं होता, हम इसको पी नहीं सकते। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें ओल्डन टाइम्स से ही, यानी कि स्पेशली अगर बात करें कि जब हमारे ओल्डन टाइम्स थे, जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं आई थी, उससे पहले से ही हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग एरियाज़ के अंदर, ठीक है, अगर हम बात करें अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब के अंदर जो है अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ किया गया था वाटर को कंजर्व करने के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। लेटर हम स्टडी करेंगे। डैम्स वगैरह जो बनाए थे, ठीक है, लेटेस्ट हम जानते हैं कि वाटर को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग डैम्स बनाते हैं। तो डैम्स का जो कॉन्सेप्ट था ये आया था बेसिकली हमारी किसकी वजह से? ड्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उसके पहले एक आता है कि जो हिमालय रीजन जो हैं, ठीक है, जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक टेक्स्ट में मेंशन है। ये देखिए, इसके अंदर मेंशन है कुल्स इन हिमाचल प्रदेश। कुल्स क्या होती हैं? एट द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है इवॉल्व लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरीगेशन। इन्होंने कैनाल इरीगेशन बनाया। जितनी भी रिवर्स हैं, देखो रिवर्स के अंदर क्या होता है कि उसमें से हम लोग कैनाल निकाल देते हैं ताकि पर्टिकुलर एरिया के अंदर इरीगेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो कुल्स का भी कुछ ऐसा ही था। कॉल्ड द कुल्स ओवर 400 ईयर्स अगो, यानी कि 400 साल पुराना है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। द वाटर फ्लोइंग इन द स्ट्रीम्स वर डाइवर्टेड इनटू द मैन मेड चैनल्स विच लुक लाइक वाटर टू बी न्यूमरस विलेजेस। यानी कि जितने भी अलग अलग एरियाज से, हिली एरियाज में से वैलीज जो बनती थी वहाँ पे, तो उनमें से एक जगह पानी को इकट्ठा करते थे, एक लार्ज रिजर्वायर बना लेते थे। हम लोग बोले कि एक बहुत बड़ा तालाब सा या लेक फॉर्मेशन हम कर देते थे। मैनेजमेंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द स्कूल्स वॉज बाय द कॉमन एग्रीमेंट अमंग ऑल द विलेजेस। कॉमन जो विलेजेस थे वहाँ पे उनके साथ एग्रीमेंट होता था। एग्रीमेंट क्या होता था कि दिस स्कूल्स वर मैनेज बाय द 2 or 3 people who were paid by the villagers। 2 या 3 पीपल्स जो थे, यानी कि जैसे 2 या 3 गाँव के बीच में था तो उनके बीच में वो एक अंडरस्टूड होता था। इसमें करते क्या थे कि जो विलेज दूर है, ठीक है, उस विलेज को पहले वाटर सप्लाई करते थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज बाय द विलेजेस फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ कुल्स। जो दूर थे उनसे उन तक इसको पहुँचाया जाता था।
जो दूर थे पहले उनको पानी देते थे, फिर पास वाले को, फिर उससे पास वाले को। रीज़न क्या था कि भाई अगर वाटर का कंटेंट हाई है, वाटर का लेवल ज़्यादा अगर इसके अंदर है, तो दूर जो है उनके पास अगर वाटर को भेजेंगे तो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम बनेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर का प्रेशर क्या होगा, हाई, तो दूर तक फ्लो करेगा। अगर पास वाले को हम लास्ट में देते हैं तो वाटर का प्रेशर अगर लो है तो भी उसके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट कम द डैम्स। डैम्स बनाए क्यों थे, ठीक है, डैम्स के देखो पीछे क्या होता है, लार्ज डैम्स कैन एंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन। सिर्फ वाटर इरीगेशन के लिए नहीं कर सकते, बट हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, जो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ कि कैसे हम लोग जो हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। कैनाल सिस्टम्स leading from these dams can transfer large amount of water over the great distance। दूर दूर तक वाटर जो है हम लोग इसको सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो इसमें मेंशन है, द इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ ब्राउट ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरिया ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ के लिए बनाई थी, स्पेशली राजस्थान के लिए, ठीक है, और इस कैनाल से जो है बेसिकली वाटर सप्लाई किया गया है किसको, हमारे पूरे के पूरे राजस्थान के एरिए को, जो सूखी धरती है उसको जो है इसमें हम लोग वाटर जो है बेसिकली इसमें सप्लाई किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो डैम्स वगैरह हम बनाते हैं, डैम्स की प्रॉब्लम भी आती है। यहाँ पे देखिए एक ये यहाँ पे मेंशन है टहरी डैम ऑन द रिवर गंगा, ठीक है, टहरी डैम था रिवर गंगा के ऊपर था। तो टहरी डैम का हमें याद है, हम लोगों ने पीछे वाले टॉपिक में फॉरेस्ट में जब किया था, चिपको मोमेंट जो किया था, तो वो जो मोमेंट था वो कहीं ना कहीं इस डैम से रिलेटेड था, क्योंकि अगर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता, ट्रीज की कटिंग होती और कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे चलते, तो वाटर का लेवल वहाँ पे जो है कैनाल्स तो वो बनाते, बट जब वो पाथ को चेंज करते तो वहाँ पे बहुत सारी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी ख़त्म हो जाती। इसके अलावा एक और है, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप लोगों ने बहुत बार ये टीवी में भी देखा होगा, इसके जो है फेवर में हमारे जो एक्टर हैं आमिर खान, ठीक है, उनका भी काफ़ी आया था इसके ऊपर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था काफ़ी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा रिवर के लिए था। नर्मदा कहाँ पे, हमारे गुजरात के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही कि इसमें जो सरदार सरोवर डैम आपको याद होगा, ये नर्मदा के ऊपर सिचुएटेड है। हमारा सबसे लार्जेस्ट जो स्टैचू जो बना है इंडिया का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो भी इस डैम के आसपास ही सिचुएटेड है, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि भी डैम्स को जो एरिया है उसको दोबारा से ये लोग क्यों नहीं करने देते, रीज़न क्या था, मेन रीज़न देखिए क्या दे रखा है, 3 पर्टिकुलर रीज़न है। सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दे डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन। देखो उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, अगर मान लो हम रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं तो हमें कम से कम मान के चलें कि 1 साल के लिए रिवर का पाथ चेंज करना पड़ेगा, 1 साल के लिए भी, 2 साल के लिए भी। अगर हम रिवर का नया पाथ बनाते हैं तो उससे लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज होगी, और उन डिस्ट्रक्शन को कंपनसेट करने के लिए भाई उनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा भरपाई नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, जैसे जो हम लोगों ने पहले भी किया था इसमें, कि हमारा जो केदारनाथ धाम था वहाँ का हमने किया था कि वहाँ पे रिवर जो थी भागीरथी रिवर, उसने अपना पाथ चेंज कर दिया था, तो कितनी डिस्ट्रक्शन हुई थी। वो तो नेचर ने किया है, और अगर हम लोग मैन मेड अगर ऐसा करते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन जो है उसकी कंपनसेट करना पॉसिबल नहीं है। उन लोगों को वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना, वो भी बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज दे सॉलो अप द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। भाई एक हमारी मनी जो है, एक पर्सन जो प्रॉपरली वहाँ पे इस्टेब्लिश है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह अब अगर जाएगा तो दोबारा से वही सारा बिजनेस वगैरह इस्टेब्लिश करना, ये उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, दोबारा से उसी जगह पे ग्रो करना। पब्लिक मनी की वेस्टेज है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज कंट्रीब्यूट इनामोरस टू डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन होगा और सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते हैं, ठीक है। द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर लार्जली पुअर ट्राइबल्स, यानी कि लगभग जो आदिवासी, जो गरीब आदिवासी जो थे वो सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट होते हैं, बिकॉज उनको जब वहाँ से शिफ्ट किया जाता है दूसरे फॉरेस्ट लैंड में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा कंपनसेट नहीं मिलता। इसका एग्जांपल एक दे रखा है कि जो तावा डैम बिल्ट किया था 1970 में, ठीक है,
उसका कंपनसेट जो है वो आज तक नहीं मिला है इन लोगों को। तावा डैम कहाँ पे बिल्ट हुआ था? ये हुआ था एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग एक हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग वाटर को जो है प्रिजर्व करके रखेंगे। इसका मेन क्या है? द एम इज़ टू डेवलप प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर यूज इन अ मैनर विच विल नॉट कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। यानी कि उनको इस तरीके से मैनेज करना कि इकोलॉजी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ द वाटरशेड कम्युनिटी बट also mitigate drought and flood and increase the life of the downstream dam and the reservoir। एक तो वहाँ की जो लोकल है उनको हेल्प मिलेगी, थ्रू आउट देयर वाटर अवेलेबल होगा। दूसरा, अगर मान लो कभी सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है, तो उसमें भी अवेलेबल वाटर अवेलेबल है, हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं। फ्लड्स अगर आ रही हैं तो हम लोगों ने जो वाटरशेड का मैनेजमेंट का हमने एक पैटर्न तैयार किया है, उससे हम उसको जो है हेल्प भी कर सकते हैं। अब आता है कि वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसके हमारे लिए एडवांटेज क्या होंगे। सबसे पहला तो क्या एडवांटेज होगा, हम इसके लिए अगर मान के चलें तो मेन एडवांटेज जो होगा, पहला देखो हम क्या लेके चलेंगे। एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर जो है वो अवेलेबल होगा कब? जब रेनी सीज़न नहीं है, ठीक है। ये जिन एरियाज़ के अंदर वाटर की डिफिशिएंसी होती है उनके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो फ्लडिंग है यानी कि फ्लड्स जो हैं उनका रेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। रेट रिड्यूस करने का मतलब कि एक्सेस में जब वाटर आ रहा है, अगर उस वाटर को एक स्टोरेज की जगह मिल रही है, मान लो ये डाउन स्ट्रीम से, ये हिली एरियाज़ हैं अपने, ठीक है, यहाँ से वाटर आ रहा है, इस फ्लो से वाटर आ रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा है कोई, तो यहाँ से जितना भी वाटर आएगा वो क्या करेगा? पहले इस एरिया को फिल करेगा, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो वाटर, अगर ये वाटर अगर ऐसा का ऐसे आगे की तरफ निकल जाता तो आगे फ्लड कॉज करता, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा रिजर्वायर था कि सपोज़ यहाँ पे जो है 1000 गैलन्स ऑफ जो वाटर है वो इसने स्टोर कर लिया, तो कुछ हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। दूसरा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है, यानी कि ज़मीन के अंदर का जो पानी है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये क्या हो रही है, बार बार रिचार्ज हो रही है। जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, ठीक है भाई, जैसे ही इसकी वैलिडिटी ख़त्म हुई हमने रिचार्ज करा लिया, ठीक वैसे ही जो हम लोगों ने ये वाटर शेडिंग के बनाए हैं कि मान लो यहाँ पे रिजर्वायर के अंदर वाटर कलेक्ट हो गया, ये वाटर क्या करेगा? धीरे धीरे प्रिकोलेट करेगा, प्रिकोलेट करेगा, रिश्ता वो कहाँ चला जाएगा? नीचे, और वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसका लेवल क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट के लिए अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है अपना अपना एक इन्होंने सिस्टम बना रखा है वाटर टेबल को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट हम लोग इसके अंदर देखते हैं, ये लिस्ट ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमने कौन सा सिस्टम अपना रखा है? कुल, ठीक है। राजस्थान के अंदर खत्री, खादिन, टैंक्स और नादिन्स, हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, खादरीज का यूज़ में किस में करते हैं? ये चैम्बर्स होते हैं जो हार्ड रॉक्स के बीच में बना रखे होते हैं हमने वाटर स्टोरेज के लिए। खादिन का इस्तेमाल किस में करते हैं? एम्बेडेड क्रॉस लोअर हिल स्लोप, बहता हुआ पानी आ रहा है, निचला जो इलाका वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। टैंक, नॉर्मल टैंक, जैसे हमारे घरों के अंदर वाटर टैंक होता है वो। नादी, ये विलेज के लिए पूरा पॉन्ड बनाते हैं, पूरे विलेज के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बंदराज, ये चेक डैम्स होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग करेंगे आगे, चेक डैम्स बनाते हैं इनको। मध्य प्रदेश के अंदर बुंदीज़ हैं, ये बड़े बड़े तालाब जो होते हैं उनको नाम दिया जाता है बुंदी का। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये बंदीज जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं अपने। बिहार में अरा और पायनीज़ हैं, ठीक है, ये बेसिक चैनल्स बना लेते हैं अपने वाटर को कलेक्ट करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर देखो पॉन्ड और कुल्स हैं, ठीक है, तो जो हमारा वाटर चैनल बनता है माउंटेन एरिया में उसको बोलते हैं हम लोग। तमिलनाडु के अंदर एराइज, ओरारेंस ये हैं सॉरी। केरला के अंदर सरनागाम्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेल्स बना दिए जाते हैं वहाँ पे। कर्नाटका के अंदर कट्टाज हैं, ठीक है,
कट्टास वैसे तो किसको बोलते हैं, विदेशी कट्टा हमारी पिस्टल को बोलते हैं अगर आप यूपी में जाएंगे तो, लेकिन कर्नाटका में कट्टास इसको बोलते हैं वहाँ पे, वाटर रिजर्वाइंग जो हम लोगों ने एरिया बना रखा उसके लिए। अब ये देखिए खादिन्स का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें देखिए खादिन्स में क्या कर रखा है यहाँ पे एक, ये आप ध्यान से देखें कि इसमें क्या किया कि हमने एक लॉन्ग अर्थ का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ हम लोगों ने एक एरिया सिलेक्ट किया है जो कि स्लोप पे है, ढलान की तरफ है, ठीक है। इसमें जो वाटर रनिंग ऑफ होता जा रहा है कि बहता हुआ पानी यहाँ से जो आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे रिजर्वायर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे एक वेल डग कर रखा है, कुआं बना रखा काफ़ी अच्छा गहरा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पीछे यहाँ पे हम लोगों ने एक ये खादी बूंद बना दी, यहाँ पे हमने एक ये मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक मिट्टी का जो है एक डैम सा बना दिया, छोटा सा एक बांध बना दिया, ठीक है। इसके पीछे सारा का सारा वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, वाटर कलेक्ट हो रहा है और बीच में सलाइन एरिया खारे पानी का इलाका है, यहाँ पे कुछ कलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ का जो वाटर इससे प्रिकोलेट होगा, ये प्रिकोलेट है वो किसका लेवल बढ़ा रहा है, इधर वाटर का लेवल नीचे इंक्रीज होगा। ये वाटर हम लोग किससे डग आउट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एक जो कुआं हमने खोद रखा है हम उससे वाटर को यहाँ पे डग आउट करते हैं। ये खादिन का सिस्टम होता है जिसमें वाटर को हार्वेस्टिंग करते हैं, किसके लिए, ये पॉन्ड का यूज़ हम लोग जो है वाटर सप्लाई के लिए भी कर सकते हैं हमारे कैनाल सिस्टम बना के। और दूसरा यहाँ पे हमने जो अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने जो ये वाटर टेबल बना रखा है, जो कुआं बना रखा है, इसका वाटर टेबल भी क्या होगा, इसका लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर के लिए कि भी वाटर क्या है कि किस लिए ज़रूरत हमारी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है इसका वो है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम दोनों के क्या हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, ठीक है। ये है फॉसिल फ्यूल्स, दोनों के ये पार्ट है फॉसिल फ्यूल्स के। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, वो फ्यूल्स जिनको प्रिपेयर करने में या हम लोग बोले मेंटेन करने में हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर का जो है टाइम लग जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, किसका, डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन एज वेल एज द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का होता है किसके अंडर होता है, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। अर्थ का हाई प्रेशर इसके ऊपर लगता है जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। अब हम लोग पहले इसमें स्टडी करते हैं कोल के बारे में कि कोल क्या है। कोल क्या हो जाएगा, ये एक ब्लैकिश कलर का हमारा फॉसिल फ्यूल होता है, बेसिकली किससे बनेगा, प्लांट बायोमास से, ठीक है। प्लांट से जो है ये बेसिकली प्रिपेयर होता है हमारा कोल, ठीक है। कोल जो है इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, बेसिकली कोल को हम लोग यूज़ करते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। थर्मल जो प्लांट्स हैं वो किसके लिए होते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कोल का हम सीधे यूज़ भी करते हैं एज अ फ्यूल, हम इसको जो है यूज़ करते हैं डोमेस्टिक एरिया के अंदर, ठीक है। एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक, ठीक है, कोक भी हम इसी से यूज़ करते हैं बनाने के लिए। इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो हमारे गैसेस वगैरह हैं उसकी लिक्विफिकेशन के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो भी हम ऑब्टेन करते हैं कोल से, जैसे कि हमारा ये हो गया बेंजीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपना टोलिन हो गया, ठीक है, ये भी हम ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है भाई, ये भी डार्क कलर का लिक्विड है, ठीक है, जो हमारे अर्थ के अंदर बना होता है। बट इसमें थोड़ा ये क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमारे एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स है वो भी इसके अंदर जो है इंक्लूड होता है, ठीक है। ये दोनों जगह पे बन सकता है, लैंड पे भी मिल सकता है और सी में भी मिल सकता है। आपने देखा होगा पेट्रोलियम के रिजर्वायर, जैसे मुंबई हाई जो है वो एक पेट्रोलियम का हमारा सोर्स एरिया है जहाँ पे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ये जिस फॉर्म में निकलता है वो होता है हमारा क्रूड ऑयल,
ठीक है। कच्चा तेल हम इसको बोलते हैं, इस फॉर्म में निकलता है ये, ठीक है। इसको जब अर्थ से हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो इसके बाद हम इसके अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम लोग इसकी करते हैं तो इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉमन है हमारा जैसे डीज़ल है, पेट्रोल है, ठीक है, पैराफिन वैक्स है, इसके अलावा हमारी एलपीजी की जो गैस है, ठीक है, ये सारे जो हैं हम इससे ऑब्टेन करते हैं। तो इनका भी बेनिफिट क्या है हमारे लिए कि हम इनको मोस्टली एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ के अंदर। और भी हमारे जो पैराफिन वैक्स जो है, जैसे ये वैसलीन वगैरह और अदर जो पेट्रोलियम जेलीस वगैरह हैं, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम को एक्सेस में यूज़ करते हैं, डीजल पेट्रोल से ही लगा लो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो हार्मफुल गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो है प्रोड्यूस करती हैं। और ये सारी गैसेस जो हैं ये फिर एसिड रेन कॉज करवाने में भी हेल्प करती हैं। एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो मार्बल है स्पेशली, ठीक है, वो डिटरेट हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, डल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन जो आता है हमारा इस चैप्टर का टॉपिक, वो है एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। कि भाई हमें ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमें ये रिसोर्सेज जो हैं ये मैनेज क्यों करने चाहिए, किस लिए करने चाहिए। एक वही मेन पॉइंट आएगा हमारा कि हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए, किसके लिए, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो इसके अंदर वो इसको यूज़ कर सके। और जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट्स, हम उन रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन सभी रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे फिनिश होता है। एंड दैट्स ऑल। मीट यू इन अगेन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।